स्टार्ट करें एग्रीकल्चर इन एमपी। तो देखिए कल अपन ने फसलों के बारे में पढ़ा था, आज अपन उसमें आगे चलते हैं। तो आज भी अपन थोड़ा सा फसलों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर एनिमल हस्बेंड्री और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना हेडिंग डालिए आप एनिमल हस्बेंड्री का ही। पशुपालन, मध्य प्रदेश में पशुपालन, ठीक है ना यहां तक। तो इसके अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो अच्छा देखिए सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, गाय। तो आप तो पहली लाइन तो यही नोट करें एनिमल हस्बेंड्री में कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, गाय। ठीक है सभी आ गए। तो सबसे पहले लिखो कि देश में सबसे ज्यादा गोवंश, गाय की बजाय आप इसको ऐसा लिखे गोवंश, गोवंश मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ध्यान रखना ये जो गोवंश की संख्या है ये लगभग पिछले 7-8 सालों से सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। हाँ ये बात जरूर है गुजरात अपने से बहुत कंपटीशन करता है, लेकिन सबसे ज्यादा गोवंश आज भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। आपने देखा ही होगा कई बातें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में गायों को लेकर हमारी गवर्नमेंट बहुत सजग है। तो ये लाइन हो गई। अब आती है देखो गोवंश की बात चली तो आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। एक आती है गो कैबिनेट, गो कैबिनेट। तो देखो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने क्या बनाई है, गो कैबिनेट। गो मतलब क्या हो गया, गाय, और कैबिनेट मतलब क्या, इस तरह के फैसले लिए जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा गायों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़े, उनको सुरक्षा मिले, उनकी देखभाल हो। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने गो कैबिनेट बनाई है ना। काऊ कैबिनेट बोल दो आप इंग्लिश में चाहो तो, काऊ कैबिनेट। अब आप समझते हैं देखिए कैबिनेट मंत्रालय क्या करता है, डेवलपमेंट का काम। तो यहां पर गायों के डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें एक और चीज आती है कि ये बनी कहां पर है, कौन सी जगह है वो। तो आप जानते होंगे गो अभ्यारण्य भारत में, विश्व में या भारत में दुनिया का सबसे पहला गो अभ्यारण्य कहां पर बनाया गया है, बताएं। गो अभ्यारण्य कहां पर है मध्य प्रदेश में, आगर मालवा। तो यहीं पर क्या बनाई गई थी, गो कैबिनेट। तो इसको भी लिख लो, सुसनेर तहसील, सुसनेर, आगर मालवा, है ना। तो लिखो गो कैबिनेट की स्थापना सुसनेर गो अभ्यारण्य में आगर मालवा में की गई थी। लोकेशन भी याद रखना, मैं गायों से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको करवा रहा हूं। और आप जानते ही हैं कि गो अभ्यारण्य जो है ना, ये दुनिया का सबसे पहला है। समझना मध्य प्रदेश का दुनिया का अभी तक एकमात्र सबसे पहला गो अभ्यारण्य कहां पर है, आगर मालवा सुसनेर में। ठीक है यहां तक। और भारत में सबसे ज्यादा गाय कहां पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। अब देखो अपने एमपी के इंपॉर्टेंट की बात चली कि भाई गाय, तो आप बता सकते हो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी किस्म की गाय पाई जाती है। मध्य प्रदेश में हर तरह की गाय पाई जाती है, सभी नस्ल की, चाहे वो देशी हो, विदेशी हो, जर्सी गाय हो, XYZ कुछ भी। पर अपन दो की खास बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनका ओरिजिन है, निमाड़ी गाय, निमाड़ी। तो देखो इसका महत्व क्या है कि इस गाय का ओरिजिन, उत्पत्ति क्या माना जाता है, अपने निमाड़ को। निमाड़ में क्या आता है आपका, खंडवा, खरगोन। तो लिख लो मध्य प्रदेश में निमाड़ी गाय पाई जाती है, जो इसका निमाड़ क्षेत्र इन गायों का मूल स्थान, ओरिजिन माना जाता है। अरे गायों ने कभी ना कभी जन्म लिया होगा, डेवलपमेंट होता है कि नहीं साइंस में। तो ये जो क्षेत्र है अपना निमाड़, ये इनका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है यहां तक, ये ध्यान रखना। और इसका नाम भी है, इसको क्या बोला जाता है, निमाड़ की रानी। निमाड़ी गाय को क्या बोला जाता है, निमाड़ की रानी। ये भी लाइन याद रखना। गायों की अपन पूरी बात कर लेते हैं, जितने फैक्ट है मैं आपको सब बता देता हूं।
तो इसको क्या बोला जाता है? निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी। और ऐसा बोला जाता है कि जो मध्य प्रदेश की ओरिजिनल गाय है, मूल गाय है, उसमें सबसे ज्यादा दूध कौन देती है? निमाड़ी। लगभग मैक्सिमम 3.5 लीटर तक। अब ये दूध कितना देती है ये तो मतलब नहीं, आपको याद करने में सुविधा है इसलिए बता दिया मैंने। ऐसा बोला जाता है। वैसे तो ना जर्सी गाय है दूसरी, इससे ज्यादा दूध देती है। तो ध्यान रखना, निमाड़ की रानी निमाड़ी गाय को बोला जाता है। आपने देखा होगा ये रेडिश दिखती है, थोड़ा लाल सा रंग होता है। अब अपन एक और दूसरी गाय की भी बात कर लेते हैं, मालवी गाय। ये व्हाइटिश सी होती है, थोड़ा व्हाइट सा कलर रहता है, लंबी सी। तो मालवी गाय, तो देखो जो मैंने आपको निमाड़ी में बताया वही मालवी गाय में भी। अपना जो मालवा क्षेत्र है, मालवा, उसको इस गाय का ओरिजिन माना जाता है, जन्म स्थान या मूल स्थान, यह ध्यान रखना। तो मालवी जो है अपने मध्य प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण नस्ल है। इसको बोला था मालवा की रानी, मालवा की रानी। ये फैक्ट याद रखना मालवी गाय को। और इसका ओरिजिन क्या माना था? मालवा क्षेत्र। इसमें आप ऐसा समझ लो शाजापुर और आसपास का क्षेत्र, मालवा में पाई जाती है ये, है ना। अब आप जानते हैं मालवा क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, शाजापुर तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, पर ये ओरिजिन माना जाता है। तो ये दोनों लाइन नोट करना, मालवा की रानी शाजापुर में है, ये ओरिजिन है इसका, और इसका नाम है मालवा की रानी। वैसे देखना मध्य प्रदेश में सभी तरह की गाय पाई जाती है। और आपको यदि पूरी गायों की नस्ल देखना है तो अदर देन बुक आपको बहुत नॉलेज की बात बताता हूं। इंदौर के पास में जगह है देपालपुर। तो देपालपुर में क्या होता है, हर ट्यूसडे को एक पशु मेला लगता है, हर ट्यूसडे को। और फरवरी के में आप जाओगे तो पूरा चारों फरवरी के जो चारों मंगलवार आएंगे, है ना, यहां पर जरूर मेला लगता है। तो यहां पर ढेर सारी एक से एक नस्ल आपको गाय और भैंस की देखने को मिलेगी, जो पूरे इंडिया में। ध्यान रखिए, अभी आज की तारीख में अपन देखें तो मध्य प्रदेश का संभवतः सबसे बड़ा पशु मेला है ये, जो फरवरी में भी लगता है स्पेशल। बाकी मंगलवार के दिन तो आप कभी भी जाना, मिल जाएंगे आपको देपालपुर में। तो ये जो है बड़ा मेला टाइप का है, जो लगभग ऐसा मान के चलो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेले में से एक है। तो आप ध्यान रखना है इसको, कभी जाना हुआ देखने। चलिए आगे चलते हैं अपन। ये 2-3 बातें तो मैंने आपको बताई। अब अच्छा ये आता है नेक्स्ट, पशु जनगणना। ये और नोट करना, हाँ, पशु जनगणना। अभी अपनी कौन सी पशु जनगणना आई है लेटेस्ट? हाँ, 20वीं लिखो, पशु जनगणना या 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार। अब इसका फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं। 2019 लगा हुआ इसमें। ये पशु जनगणना कौन सी है? 20वीं। हुई कब है? 2019 में। तो ये एक प्रकार से करंट अफेयर्स भी हो गया और ट्रेडिशनल भी हो गया। तो इसका जो डेटा है आईएमपी, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया अपने लिए। 4-5 फैक्ट बहुत जरूरी है जो बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। और ध्यान रखना, पशु जनगणना कितने सालों में होती है? एनिमल सेंसस कितने सालों में होता है? ये ध्यान रखना, पशु जनगणना करी जाती है 5 सालों में। वैसे आपको एक चीज बताता हूं, देखो मैं तो पशु जनगणना बहुत लंबे समय से पढ़ रहा हूं। तो आज से 10-12 साल पहले तक जो एनिमल सेंसस आता था, उसमें दुख की बात यह रहती थी कि हर साल इंडिया में जानवरों की संख्या घटती थी, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता था। यदि अपन पिछले 10 साल की बात करें तो बहुत पॉजिटिव बात है कि एनिमल्स की संख्या अब सभी, लगभग सभी सेक्टर में, मोस्टली सभी सेक्टर में पूरे इंडिया में बढ़ रही है। यदि आप 10 साल पुरानी रिपोर्ट्स देखें, 15 साल पुरानी देखें, तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? एनिमल डिक्रीज होते थे। और अब क्या हो रहा है? पिछले 10-15 सालों में बढ़ रहा है। यानी बहुत अच्छी बात है अपने लिए कि अपना एनिमल सेंसस जो है अपवर्ड चल रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखना, 5 इयर्स में होती है। अभी सबसे लेटेस्ट कौन सी है? 20, और 2019 में हुई है। ये दोनों लाइन याद रखना, एग्जाम में काम आ सकता है। एवरी 5 इयर्स में होती है। अपने दिमाग में क्या रहता है कि ये भी 10 इयर्स में ही होती होगी, जैसे अपनी नॉर्मल सेंसस चलता है।
अब इसके अनुसार सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में एनिमल्स कितने हैं ओवरऑल, सब मिलाकर, सारे एनिमल्स मिलाकर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना बिल्कुल। अपने मध्य प्रदेश में कितने एनिमल्स हैं? 4.06 करोड़, 4.06 करोड़ ये अपने यहां पर एनिमल्स की अभी संख्या है। तो पहली लाइन तो यही याद रखना, मध्य प्रदेश में कितने पशु हैं? लगभग 4 करोड़। अपनी जनसंख्या का आधा, अपने इंसानों की जनसंख्या कितनी है? 7 करोड़, या एग्जैक्ट बोले तो 7 करोड़ 26,26,809। ये कौन है? मेंस ह्यूमन पॉपुलेशन। और इसके 4 करोड़ है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आधे एनिमल है अपने राज्य में। तो ये ध्यान 4.06 करोड़। ठीक है यहां तक। अब इसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि लास्ट ईयर की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 11%। अपने यहां पर एनिमल्स की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? लगभग 11%। तो यह भी ध्यान रखना, नोट कर लो, 11.81 कर लो, एग्जैक्टली याद कर लो, कहीं एग्जाम में आ जाए। 11.81%, यानी पिछली एनिमल सेंसस जो कब हुआ होगा? 5 साल पहले, उसकी तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 11.81%। जैसा मैंने आपको कहा कि अब हमारे राज्य में या देश में, भारत में एनिमल्स की संख्या बढ़ रही है। तो ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला ये, दूसरा ये। अपने मध्य प्रदेश में ओवरऑल एनिमल्स में जो अपन ने अभी पढ़े, सबसे ज्यादा कौन सा जानवर पाया जाता है? जोर से बोले। देखो मैंने क्या बोला, गायों की जो बात करी, मैंने क्या बोला कि भारत में सबसे ज्यादा गायें कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और सभी एनिमल्स मिलाकर कितने हैं? 4.06 करोड़। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ओवरऑल एनिमल्स में सबसे ज्यादा गायें नहीं है। वो आती है कौन सी? बताएं। ये लगभग पिछले 15 सालों से कांस्टेंट है। गोट, बकरियां, बिल्कुल राइट। सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल मिलता है मध्य प्रदेश में? बकरियां। ये भी नोट करो, एनिमल्स में सबसे ज्यादा बकरियां हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसमें बात आती है, गोट की एक बहुत महत्वपूर्ण वेराइटी है। कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट, जमुनापरी, बिल्कुल राइट। तो ध्यान रख लो, जमुनापरी ये लिख लो, जमुना या जमुनापरी, जमुना या जमुना एक ही बात है। ये बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है। तो ध्यान रखना, आपसे एमपीपीएससी या एमपी की जो एग्जाम है ना, उसमें पूछा जाता है कि जमुनापरी किसकी नस्ल है, इसीलिए मैं आपको अलग से लिखवा रहा हूं। ठीक है ना, याद रहेगा, जमुनापरी का नाम याद रखना, ये एक बकरी की नस्ल है। वैसे बकरियां भी बहुत प्रकार की मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये बकरी जो रहती है काफी हेल्दी रहती है, और जो मीट खाने वाले मेरे मित्र हैं उन्होंने ऐसा बताया था कि बड़ी टेस्टी रहती है। अब मैं तो वेजिटेरियन हूं, पर ऐसा बताते हैं वो। तो जमुनापरी याद रखना। सबसे ज्यादा एनिमल्स कहां पर है? सॉरी, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के जानवरों में संख्या किसकी है? बकरियों की। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, भैंसों की भी बात कर लेते हैं। अब ये बताओ, मध्य प्रदेश में भैंसों में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का भैंसों की संख्या में कौन सा स्थान है? बताएं। इंडिया में कौन सा स्थान है? 5th, बिल्कुल राइट, लिख लो। भैंसों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। कौन सा है? 5th। यानी भारत में 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा भैंसें कहां पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। अब एक छोटी सी बात और लिख लो, जमुनापरी में, ये जमुनापरी अपनी मिलती कहां पर है? कौन सा एरिया? मुरैना। यहां पर जमुनापरी बकरियां बहुत बड़े लेवल पर पाई जाती है, या पे पाली जाती है। मुरैना ना, मोरों के नाम पर इसको नाम दिया गया मुरैना।
है ना, वहां पे पहले बहुत मोर पाए जाते थे, तो उसी के नाम पर क्या हो गया, मोर। अपन जब जिलों की जानकारी पढ़ेंगे उसमें भी आएगा ये आगे। पूरा अपने को 52 जिले करने हैं अभी, तो उनके खास खास मेरिट। अब एक और आती है गाय। गायों के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने सुना होगा एम्बुलेंस, है ना। तो तुमको मालूम है मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने गो एम्बुलेंस स्टार्ट करी है। क्या स्टार्ट करी है? गो एम्बुलेंस। सुना था आपने ये बात कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने गो एम्बुलेंस स्टार्ट करी है। और देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आज तक आपने एम्बुलेंस पढ़ी होगी इंसानों के लिए, आज तक मैंने पिछले 17-18 सालों में कभी नहीं पढ़ा कि एनिमल्स को लाने ले जाने के लिए किसी ने व्हीकल की सुविधा दी हो। आई थिंक ये भारत की पहली, मेरा कॉमन सेंस से बता रहा हूं, कई बुक्स में नहीं लिखा कि भारत की ये पहली ऐसी सर्विस होगी जो एनिमल्स के लिए स्टार्ट करी गई है। ये आप ध्यान रखना, आज तक मैंने नहीं पढ़ा पिछले 17-18 सालों में, काफी समय हो गया, कि कभी एनिमल्स को लाने ले जाने के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने कोई सर्विस स्टार्ट करी हो। वैसे ये बात अभी बुक्स में तो नहीं लिखी है, पर मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूं, दिमाग में रखना आप बात, कि एनिमल्स का एक्सीडेंट हो जाए, वो बीमार हो जाए, तो उनको लाने ले जाने के लिए क्या बनाई गई है? गो एम्बुलेंस। तो ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज आती है कि किस जिले से इसको स्टार्ट करा है गो एम्बुलेंस को? बिल्कुल राइट, खरगोन से। खरगोन में गो एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करी है मध्य प्रदेश सरकार ने। आप समझ ही गए होंगे एम्बुलेंस शब्द समझ के कि क्या करा जाएगा, गाय बीमार है कुछ है तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अब आगे चलते हैं, अपन आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट लाइन पर, मिल्क प्रोडक्शन। सबसे पहले तो ये बात बताओ कि मध्य प्रदेश का मिल्क प्रोडक्शन में देश में कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। एनिमल हस्बेंड्री में मान के चलो आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड, बिल्कुल राइट। नोट करो, ये क्या है, चूंकि पोजीशन सुधर गई है अपनी, अपन अभी तक 4th पे थे, अब 3rd पर आ गए, तो आने वाले 2 सालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये हर एग्जाम में, एमपी से रिलेटेड। तो लिख लो, दूध उत्पादन में क्या पोजीशन है अपनी? 3rd। आपने एक सुना होगा अमूल मिल्क, बहुत अच्छे से, है कि नहीं? अमूल मिल्क सुना होगा। तो देखो अमूल में होता क्या है, ये इतना दूध, ये क्या करते हैं, गुजरात में एक शहर है आणंद, कभी आप इंदौर टू अहमदाबाद जाओगे तो रास्ते में आएगा ये, है ना, बाय ट्रेन या बस जो भी, आणंद, यहां पर अमूल का जो है प्लांट है। तो ये अमूल वाले क्या करते हैं, अलग अलग आसपास के किसानों को जरूरत के हिसाब से गायें भी देते हैं, गायों को के लिए खरीदने के लिए लोन भी देते हैं, और उनसे क्या करते हैं, मिल्क को परचेस करते हैं। एक सहकारी मॉडल है अमूल का, क्या है, सहकारी मॉडल के, ठीक है, हम आपको गाय तक दे रहे हैं, उसके लिए अलग अलग बातें जो है सभी सुविधाएं भी देंगे, आप अपने घर में गाय पालिए, दूध हमको बेचिए। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट रहा, और आप जानते हैं अमूल तो कितनी बड़ी कंपनी है, हिट बन गई है कि नहीं? ये ध्यान रखना। तो एमपी गवर्नमेंट भी इसी तरह का एक मॉडल स्टार्ट कर रही है या कर चुकी है। तो ध्यान रखना, इसके लिए अपने को एक जरूरी बात आ जाती है, नोट कर लो, फिर मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखो, अमूल और ब्रैकेट में लिखो आणंद गुजरात, अमूल ब्रैकेट हो आणंद गुजरात के सहकारी मॉडल, सहकारी कोऑपरेटिव मॉडल के मॉडल पर आधारित सहकारी डेयरी कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ? 1995 से। आप समझ ही गए होंगे कि आप इसमें गवर्नमेंट या आसपास की संस्थाएं क्या करेगी, गाय वगैरह देगी, लोगों को एक ट्रेनिंग भी देगी गाय पालने के लिए,
कि साइंटिफिक तरीके से वो गाय पाले और उनसे बाद में मिल्क परचेस करेगी। तो ये लाइन ध्यान रखना, सहकारी डेयरी कार्यक्रम कब से स्टार्ट हो चुका मध्य प्रदेश में? 1995 से। क्लियर हो गई बात? सही है? थोड़ा मेरे को भी सुविधा हो जाएगी ऑनलाइन क्लास में। अब एक और आता है स्वच्छ दूध योजना। स्वच्छ दूध योजना तो ये कब से स्टार्ट हुई है? 2012। ये चूंकि एमपी गवर्नमेंट की स्कीम से, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ेगा। स्वच्छ दूध योजना कब से स्टार्ट हुई है? 2012 से। कि सब एनिमल डेंसिटी, पशु घनत्व मध्य प्रदेश में कितना है? पशु घनत्व, एनिमल डेंसिटी। पहले आप इसका मतलब समझे, पशु घनत्व का मतलब क्या? सर 1 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, कि पूरे मध्य प्रदेश को में जितने एनिमल्स हैं, जो अपन ने अभी पढ़े 4.06 करोड़, यदि इनको पूरे इक्वली पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में बांट दिया जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने एनिमल्स होंगे? यानी 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र में कितने एनिमल्स हमको मिलेंगे पूरे मध्य प्रदेश में? ये सारे एनिमल्स को अपन काय में बांट देंगे? मध्य प्रदेश के एरिया में। तो कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये बहुत जरूरी है बताना। 203, बिल्कुल राइट, ये नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। पशु घनत्व कितना है? 203। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ध्यान रखना। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 203 एनिमल्स मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, एक मिनट, 203 नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, झाबुआ में हाईएस्ट, 203 नहीं। अच्छा सर, एमपी का झाबुआ का 203 झाबुआ का 105। अरे वो क्या है, 203 कहां पर है? झाबुआ का जो हाईएस्ट है 105 है। वो क्या 203 फिगर में इनने बोल दिया तो मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी, ऐसा नहीं। पशु घनत्व कितना है? 105। और जो 203 है वो कहां पर है? झाबुआ में। इसका मतलब क्या बताएं? हाँ, कि मध्य प्रदेश का वो जिला जहां पर सर्वाधिक पशु घनत्व है वो क्या है? झाबुआ। और वो कितना है? 203। वैसे आपको चीज बताता हूं, क्या होता है, जैसे अपन कई पॉजिटिव बातें करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड या दूसरी कुछ भी, तो जो ट्राइब के एरिया रहते हैं ना, वहां पर सबसे अच्छी रिपोर्ट आती है। जो ट्राइब से रिलेटेड एरिया होते हैं कि नहीं, जिसको अपन सीधा बोले एसटी वाले एरिया, तो वहां से ज्यादातर पॉजिटिव बातें ही आती है। आप जानवरों की संख्या की बात करो, कि पेड़ पौधों की बात करो, कि मिनरल्स की बात करो, कि अपना सेक्स रेशो सुधरना, तो ये सब ट्राइब के एरियो के नाम ही आते हैं हमेशा, चाहे वो झाबुआ हो या बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये एरिया। तो 203 जो है ये हाईएस्ट है, ये भी ध्यान रखना। वैसे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है 105 वाली। चलो अब लोएस्ट की भी बात कर लेते हैं कि सबसे कम पशु पॉपुलेशन, एनिमल डेंसिटी कहां पर है? पशु घनत्व, लोएस्ट एनिमल डेंसिटी। और अच्छा कितनी है? होशंगाबाद तो ठीक है, कितनी? 45 नर्मदापुरम। होशंगाबाद नहीं है आप, नर्मदापुरम 45। यस। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये क्या है? लेटेस्ट है, कैसे? तुम्हारे पशु जनगणना के अनुसार, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये दोनों। और ध्यान रखना अपन अभी काय की बात कर रहे हैं? डेंसिटी की, ओवरऑल संख्या की नहीं। आप ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, मैं भी आपको बता ही रहा हूं वैसे तो आगे, कि सबसे ज्यादा पशु डेंसिटी कितनी है? 105। फिर इसके बाद सबसे हाईएस्ट है झाबुआ में 203। फिर नर्मदापुरम में सबसे कम 45। वैसे ही इसी साल चेंज हुआ, अभी तक पिछले यदि 2-3 आप सेंसस पढ़ो तो हमेशा डेंसिटी कम होने का या संख्या कम होने का किसका नाम आता था? बुरहानपुर का।
इस साल ये होशंगाबाद या कहे नर्मदापुरम हो गया नाम। तो पिछले में क्या था, सबसे कम संख्या भी कहां पर होती थी, बुरहानपुर में, और डेंसिटी के मामले में भी। चलो अब अगली इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पशु संख्या कहां पर है, बताएं सबसे अधिक पशु संख्या कहां पर है। 1653 धार सबसे अधिक पशु संख्या कितनी है, धार में 1653। अब दूसरा आता है सबसे कम, कम कहां पर है, बुरहानपुर 613, यानी ये वो एरिया है यहां पर शहरों से भी कम एनिमल्स हैं। अब बड़े शहरों में भोपाल, इंदौर, अब यहां पर यदि एनिमल्स की संख्या कम हो तो समझ में आता है कि यहां तो बहुत जनसंख्या बढ़ चुकी है, इंडस्ट्रीज आ गई। बुरहानपुर इतना इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। ठीक है यहां तक। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन अपन चलते हैं, एक आता है आईएसओ सर्टिफाइड सीमन बैंक। ये अभी अभी मिला है पिछले 1-2 सालों में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, करंट भी हो गया। सीमन आप समझते हो ये क्या हुआ, स्पर्म एनिमल्स को। तो 2 अपने ऐसी लैब हैं जो जहां पर कि एनिमल्स के सीमन को क्या करा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, उसका नाम ही है देखो सीमन बैंक। तो 2 ऐसे जिनको जो है अभी आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है विद इन ईयर। तो कौन से 2 हैं, ये नाम जरूरी हो गया, कौन से हैं, कुछ आइडिया आपको, इंदौर एंड रीवा लिखो। इंदौर और रीवा के सीमन बैंक आईएसओ सर्टिफाइड सीमन बैंक हैं। ये लाइन याद रखना, ये करंट में भी काम आ जाएगी अपने, ज्यादा समय नहीं हुआ है क्योंकि इनको इंदौर एंड रीवा। तो यहां के जो सीमन बैंक है ये क्या है, आईएसओ सर्टिफाइड सीमन बैंक है। ठीक है ना। मैं आपको एनिमल से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में आएंगे वो करवाते चले जा रहा हूं साथ में, कि कंटिन्यूटी बनी रहे। अब एक और चीज आ जाती है, एनिमल्स की बात चली रही है, आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा कड़कनाथ, मुर्गे की एक प्रजाति है कड़कनाथ। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो कड़कनाथ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये तो सबको मालूम है। अपने को इसको ये भी मालूम है कि इसको जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक भी मिल चुका है ना। और इसकी विशेषता क्या, इसका लगभग बॉडी का हर पार्ट ब्लैक होता है, ये स्किन भी, मीट भी, ब्लड भी, और इवन बोन मेरो भी, ये ध्यान रखना। तो जीआई टैग, इसमें ये ध्यान रखना इसको कब दिया गया है, 2018 में, कि कड़कनाथ को जीआई टैग कब दिया गया है, 2018 में। वैसे मैं जीआई टैग लिखवा चुका हूं, अब एनिमल हस्बेंड्री की बात चली तो मैंने आपको याद करने के हिसाब से भी बता दिया। ठीक है, इसको भी याद ना, इसमें मतलब की बात अपनी यही आती है, इससे ज्यादा और चीजें अपने काम की नहीं है। 2018 याद रखना। एक छोटी बात और याद कर लेते हैं कि जीआई टैग जब मिल रहा था तो क्या हुआ था, एक ऐसी स्टेट है जिसके साथ अपना विवाद हुआ था, उनका यह कहना था कि नहीं कड़कनाथ हमारे यहाँ का है, हमको जीआई टैग मिलना चाहिए। किस्मत से फाइनली एमपी को मिल गया, छत्तीसगढ़ का सरगुजा। उनकी गवर्नमेंट का यह कहना था कि सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ का वो ओरिजिन है, हमको उसके आधार पे जीआई टैग मिलना चाहिए। तो ये आप नोट और कर लो, लाइन एक छोटी सी कि सरगुजा छत्तीसगढ़ में भी ये पाया जाता है, और इसको जीआई टैग को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में विवाद भी था। विवाद थोड़ा परीक्षा में कम आते हैं, पर मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। इसमें बस 2-3 ही चीजें,
कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? मुर्गे की। जीआई टैग मिल चुका है, इसको ये याद रखना। और किस साल मिला? 2018। ये 3 में से एक क्वेश्चन यहां पर कुछ बनेगा यदि एग्जाम में बना तो। वैसे कड़कनाथ इतना फेमस है कि इसके बारे में मुश्किल ये पूछना। अब एक और 2-3 बातें आती है छोटी छोटी। लिखो कि मध्य प्रदेश में कितने पशु प्रजनन क्षेत्र हैं? पशु प्रजनन क्षेत्र, इनकी संख्या याद करना है। इसका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे। पशु प्रजनन क्षेत्र मतलब क्या? जानवरों की या एनिमल्स की नस्ल सुधारने के लिए। जैसे अपन ने अभी बात करी सीमन बैंक की, तो यहां पर लिक्विड नाइट्रोजन में सीमन को स्टोर करा जाता है और बाद में एनिमल्स को फर्टिलाइज करके उनकी ब्रीड सुधारी जाती है। तो पशु प्रजनन क्षेत्र या प्रक्षेत्र एक ही बात है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 8 है, बिल्कुल राइट। ये कितने हो गए? 8। कई जगह है जैसे सागर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, छिंदवाड़ा। चाहो तो आप एक आइडिया के लिए नाम लिख लो बस, है ना, जरूरत नहीं है, बस संख्या याद रखना। पशु प्रजनन क्षेत्र कितने हैं? 8 लिख लो। इंदौर, भोपाल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़। पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, चाहो तो लिख लो। शाजापुर भी लिखी लो, शाजापुर, खरगोन, पन्ना, अब आती है एक और बहुत महत्वपूर्ण लाइन जो काफी बार एग्जाम में आई है। अपने वेटेनरी कॉलेज कहां कहां पर है? मध्य प्रदेश के वेटेनरी, जबलपुर, इंदौर, या बोले जबलपुर तो राइट है, महू, इंदौर। रीवा में भी है। लिखो राज्य में पशुधन शिक्षा महाविद्यालय, पशुधन शिक्षा महाविद्यालय। लिखो महू, इंदौर और जबलपुर। रीवा का बोल रहे हैं पशुधन, इसको देखना पड़ेगा एग्जैक्ट वो उस कैटेगरी में आता भी है कि नहीं। वैसे महू वाला जो है ना, ये इसका ध्यान रखना, ये अपनी एग्जाम में ज्यादा आया है। जब ऑप्शन यदि आएंगे ना तो आप महू शब्द याद रखना, इंदौर नहीं आता है, महू आता है एग्जाम में। ये 2 का तो देखो, अभी रीवा का भी बोल रहे हैं, इसको देखते हैं। रीवा वाला फिर उसमें और भी कई बातें होंगी, रिसर्च लैब होना, जैसा अपन अभी सीमन बैंक में भी पढ़ा। चलो यहां तक हुआ। एक और लाइन एक्स्ट्रा लिखी लो, हाँ, चारागाह, ग्रासलैंड। मध्य प्रदेश में चारागाह, ये बिल्कुल लेटेस्ट ही है। तो कितना है, मतलब इसका एरिया कितना है? चारागाह यानी एनिमल्स के चराई करने के लिए स्थान। तो इसको लिख लो 13,000 वर्ग किलोमीटर, 1300 स्क्वायर किलोमीटर। 1300 स्क्वायर किलोमीटर के ये पूरे राज्य में है। ये अपने से चारागाह होते हैं। चारागाह की लाइन वैसे इस बार के सेंसस में पहली बार देखने को मिली, इससे पहले तक तो नहीं आई थी नजर ये। तो अप्रोक्सीमेट कमी है ये। चलो और देख लेते हैं अपन अपने एनिमल सेंसस से रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, अब देखो और भी है, जैसे देखो इसमें बात आती है भेड़ों की संख्या, घोड़ों की, गधों की, तो इनका एग्जाम में इतना वेटेज नहीं रहता है। काफी लंबा, आज तक तो कभी क्वेश्चन देखने में आया ही नहीं कि भेड़ों के बारे में या घोड़ों के या गधों के या खच्चरों के बारे में पूछा हो। तो अपन मतलब के फैक्ट्स कर लेते हैं जो एग्जाम में आए, है ना। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। लिखो जोत। जोत, वैसे जोत मतलब क्या? जोत क्या बताए? जोत मतलब क्या होता है? व्हाट जोत क्या है? इसको ऐसा समझिए, साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अपन जिसको क्या बोलते हैं? खेत। बोले 1 एकड़, 2 एकड़, बीघा, हेक्टेयर।
तो इन्हीं के लिए कॉमन यूनिट क्या शब्द है? जोत। तो लिख लो साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जिसको अपन बहुत साधारण शब्दों में समझने के लिए बोले क्या? खेत का साइज, उसका आकार। इसमें 5 फैक्ट से जरूरी जो अपने आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें पहली दो लाइनें तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हाईएस्ट साइज की जोत मतलब सबसे बड़े खेत कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर खेतों का आकार या जोत का आकार काफी बड़ा है? हरदा जिले में पाई जाती है। हरदा साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जोत कहां पर है? हरदा। यह लगभग ऐसा मान लो 5.6 हेक्टेयर के आसपास होती है। अब बात समझे मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, जोत का मतलब क्या हुआ? खेत का साइज, है ना, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब अपन देखें कि हरदा में यदि वहां पे जितनी जमीन है जो खेतों का आकार है, तो उसका एवरेज क्या निकलेगा? 5.6 हेक्टेयर, यानी 5-5 हेक्टेयर के अप्रोक्सीमेट खेत है, जो कि पूरे राज्य में, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़े हैं। और ध्यान, हरदा का ये रिकॉर्ड लगभग पिछले 15-20 सालों से नहीं टूटा। सबसे बड़ी जमीनें, सबसे बड़े खेत कहां पर है? हरदा में ही है। अप्रोक्सीमेट इतना ही है। अब आते हैं सबसे छोटी जोत। तो सबसे छोटी जोत मध्य प्रदेश के किन जिलों में है बताएं? बोले कुछ आइडिया? 2 जिले हैं, कटनी और नीमच। कटनी और नीमच, ये 2 एरिया ऐसे हैं जहां पर जोत का आकार या खेतों का आकार काफी छोटा है। सबसे छोटी छोटी जोत कहां पर है? कटनी और नीमच में, 1.5 हेक्टेयर। तो ये हरदा वाला पॉइंट याद रखना, जोत के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका काफी महत्व है। ये अपने से एग्जाम में जोत से जो क्वेश्चन आया है आज तक, यदि अपन देखें तो सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है कि सबसे बड़ी जोत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो हरदा। साइज भले ही आपको याद नहीं भी रहे तो एक बार चल सकता है, कर लेना याद, पर छोटे सा ही फिगर है। हरदा जिला याद रखना। और जोत का मतलब क्या? खेत का साइज, ठीक है। अब इसकी टाइप्स भी लिखी लो, जोत के प्रकार। पहला लिख लो सीमांत जोत। सीमांत जोत, तो क्या हो गया? ऐसा कोई खेत जिसका एरिया 1 हेक्टेयर से कम हो। सीमांत जोत। मार्जिनल जोत, जोत तो इंग्लिश में भी ज्योति रहेगा, आप चाहो तो इसकी स्पेलिंग लिख लो JOT। यानी इनको क्या बोला जाता है? छोटे किसान। आपने कभी टीवी वगैरह पे, बुक्स में देखा होगा, बोले छोटे किसान के लिए सरकार ने योजना स्टार्ट करी। मतलब वो लोग जिनके खेत का साइज क्या है? 1 हेक्टेयर से भी कम। तो क्या कहलाती है वो? सीमांत जोत। बस इतना एरिया लिखना, इतना सा आपको समझाने के लिए लिख दिया। दूसरा लिख लो लघु जोत। लघु, तो 1 to 2 हेक्टेयर। लघु जोत क्या होगी? ऐसा कोई किसान जिसके पास खेत का साइज 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो लेकिन 2 हेक्टेयर से कम हो। यह सिर्फ एक आपको समझने के लिए, जोत से मतलब क्या आपको आ गया? लघु जोत। फिर मध्यम, ये नोट हो गया लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर। बस इतना छोटा छोटा से नोट कर लेना, आपको आईडी के लिए लिखवा रहा हूं कि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। 2 to 10, मध्यम। और इसके बाद आ जाएगी वृहद, ब्रॉड। तो आप समझ ही गए होंगे वृहद जोत का मतलब क्या?
मोर देन 10 हेक्टेयर। भाई इतना सा नोट कर लो सीमांत जोत, जिससे कि आपको कभी एग्रीकल्चर पढ़ो, आप कोई डेटा पढ़ो तो आपको क्या है समझने में भी सुविधा रहेगी। तो लोगों को दिक्कत क्या रहती है यार, हमको मतलब ही नहीं, जोत क्या होता है मालूम नहीं, क्या होती है लघु, सीमांत, वृहद। ठीक है ना। और ये दो लाइनें याद रखना, हरदा में सबसे ज्यादा है, कटनी नीमच में सबसे कम है। ये अपने लिए महत्वपूर्ण लाइन है एग्जाम के हिसाब से। अब एक आता है महत्वपूर्ण लाइन कि फसलों के आधार पर, फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने कृषि क्षेत्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि क्षेत्र हैं। बस ये संख्या ही एग्जाम में आती है, ये नोट करो। ये लाइन ऐसी की ऐसी याद रखना, मैं आपको थोड़ा याद करने और समझाने के लिए भी बता दूंगा, पर इससे ज्यादा अपन नोट नहीं करेंगे। ध्यान रखना किसके आधार पर बोला गया है, फसलों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू वेराइटी ऑफ क्रॉप। ठीक है। देखो जैसा अपन ने कल भी बात करी थी कि अपने मालवा वाले क्षेत्र में क्या होता है, गेहूं बहुत अच्छा उगता है ना। वही अपन ने देखा कि कल भी अपन बात कर रहे थे, अपना जो उत्तरी भाग आता है आपका मुरैना, शिवपुरी, गुना, यहां के एरियो में क्या होता है, ज्वार बहुत अच्छी उगती है। कल अपन ने बात करी थी अपने पूर्वी भाग में चावल बहुत अच्छा उगता है, आपको बताया था मैंने। फिर अपने मालवा में ही खंडवा खरगोन में कपास भी उगता है, कल अपन ने बात करी थी खंडवा, खरगोन, बड़वानी और आसपास के एरिए। तो ध्यान रखना ये जो फसलों के आधार पर क्लासिफिकेशन है, ये एक प्रकार का क्या है, क्लासिफिकेशन है। ये प्राचीन क्लासिफिकेशन है, पुराना, पर ये चला आ रहा है इसलिए अपन इसको खत्म नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना फसल के आधार पर यदि हम पूरे मध्य प्रदेश को बांटें तो 7 क्या मिलेंगे हमको, कृषि क्षेत्र। जैसे कहीं पर बोला गया है ज्वार का क्षेत्र, कहीं बोला गया है कपास का क्षेत्र, कहीं बोला गया है गेहूं कपास का क्षेत्र। अपनी बात हो गई ना, मालवा में क्या है, गेहूं भी होता है और खंडवा खरगोन में कपास भी। तो गेहूं का क्षेत्र, गेहूं कपास का क्षेत्र, चावल का क्षेत्र, ऐसे मिलाकर कुल कितने हैं, टोटल 7। तो भले ही आप ये क्षेत्र याद मत रखना कि ज्वार का क्षेत्र किन जिलों में आता है, गेहूं का किन जिलों में आता है, इससे मतलब नहीं है। ये फिगर याद रखना एग्जाम के लिए बेहद जरूरी। और ये ध्यान रख किस आधार पे, फसलों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू क्रॉप। कितने एरिया हैं मध्य प्रदेश में, 7। ये लाइन ही एग्जैक्ट आपकी एग्जाम में पूछी गई है। अब ऐसा मत ढूंढना, अभी फिलहाल समय भी नहीं अपने पास, एग्जाम आ ही रही है कि ज्वार का क्षेत्र कौन सा है, गेहूं का कौन सा, कपास का कौन सा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो बस ध्यान रखना, देयर आर 7 एग्रीकल्चर एरियाज अकॉर्डिंग टू वेराइटी ऑफ क्रॉप। ठीक है ना, ये बिल्कुल मत भूल जाना, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए अब आगे चलते हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर, ये इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं, ये नोट्स में आपको अपने जो नोट्स है ना उसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है। यहां पर क्या, यदि मैं इनकी डिटेल लिखूंगा तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड समरी बता दी कि जिससे आपको एग्जाम की बात हो जाए। नोट्स में जैसे भी आपको बताया फसलों के आधार पर तो डिटेल पूरी है उन नोट्स में, उसमें आप पढ़ लेना। जलवायु के आधार पर भी बहुत इंपॉर्टेंट कितने हैं, 11। जैसे निमाड़ का मैदान, झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र, सतपुर नर्मदा घाटी का क्षेत्र, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। अब ये कहां पर है, क्या विशेषता है, यहाँ की जलवायु क्या, मिट्टी कैसी, पानी कैसा, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। पर ध्यान रखना जलवायु के आधार पर कितने हैं मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र, 11। ये क्या साइंटिफिक तरीके के बने हुए हैं,
जैसे मॉडर्न टाइम में अपन क्लाइमेट को भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, सॉइल का नेचर जान सकते हैं, तो उसके आधार पर इसका पूरा ये क्लासिफिकेशन करा है। जो अपन ने अभी पढ़ा फसलों के आधार पर, ये क्या अपना प्राचीन है। पुराने जमाने में लोग खेती करते थे, उनकी एक समझ होती थी, तो उन्होंने फसलों के आधार पर बांटा है। ये मॉडर्न वाला क्लासिफिकेशन है। तो इसमें एग्जाम से रिलेटेड आपकी महत्वपूर्ण बात क्या है, ये नंबर। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में ध्यान से ये पढ़ना कि फसल के आधार पर पूछा है कि जलवायु के आधार पर पूछा है। फसल के आधार पर 7 हैं और जलवायु के आधार पर कृषि क्षेत्र कितने हैं मध्य प्रदेश में, 11। इनके नाम वगैरह में इसलिए लिखवा रहा हूं भाई, समय बहुत लग जाएगा नहीं तो एग्जाम ओरिएंटेड ये 2 लाइनें आपकी महत्वपूर्ण है। यदि एग्जाम में आई तो ये 2 में से कुछ आएगा। नोट्स में अपने में सब मिल जाएगा आपको डिटेल में, तो थोड़ा आप पढ़ लेना। कोशिश में कर रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड जितने फैक्ट जो पुराने क्वेश्चन उनने पूछे हैं और जो जो क्वेश्चन बने वो कवर हो जाए अभी, क्योंकि एग्जाम अब आने ही वाली है। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन आती है, कृषि कैबिनेट। कृषि कैबिनेट सुना ये शब्द आपने? सुना कृषि कैबिनेट? व्हाट? हाँ बोले कुछ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये बनी कब थी। 2011 मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट कब बनाई गई थी? 2011 में। एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में सबसे पहली कृषि कैबिनेट, ध्यान रखना इससे पहले तक किसी राज्य में नहीं बनी है, कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए अलग से एक कैबिनेट मिनिस्ट्री बने। तो यह भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। एग्जाम में क्या होता है, देखो क्वेश्चन कैसे ट्रेस करना, वो बातें जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड और फर्स्ट टाइम इन इंडिया में कुछ यूनिक फीचर टाइप। तो कृषि कैबिनेट का भी क्या है, भले 2011 में बनी थी, 10 साल हो गए आज बने, बट फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इसलिए ये पूछ सकते हैं। अब देखो आ जाते हैं कुछ रिसर्च सेंटर पर इंपॉर्टेंट, मैं आपको सभी नहीं लिखवा रहा हूं, लिखो मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, मेजर रिसर्च लेबोरेटरीज ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी। यानी इसमें देखो बहुत सारे रिसर्च सेंटर है, दूध के, आम के, पर मैं आपको कुछ वो लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में पहले बार बार रिपीट हुए गए हैं। हाँ, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोला, रिसर्च सेंटर। इसको ऐसा लिखो, राष्ट्रीय लिखो, इसके आगे शब्द लिखो राष्ट्रीय, आप इसीलिए कंफ्यूज हो गए। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये इंदौर में, राष्ट्रीय लिखो इसमें। अब देखो यदि शब्द हट जाए राज्य, है ना, या आप दूसरा पढ़े कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, सोयाबीन संयंत्र, तो देखो ये दोनों के दोनों एक ही हैं। सोयाबीन संयंत्र भी उसी स्थान पर है जहां पर राज्य का सोयाबीन रिसर्च सेंटर है, ये स्टेट वाला है, और ये दोनों कहां पर है, उज्जैन। ये ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय वाला है जिसमें राष्ट्रीय शब्द लगाए ना, ये कहां पर है, इंदौर में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप उज्जैन बोल दें, उज्जैन में राज्य का है, और यहीं पर सोयाबीन है जो आपने पढ़ा होगा, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र। ये एक ही है, रिसर्च लैब भी वही है, और वहीं पर प्लांट जो है प्लांट भी है। अब आता है देखो अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र। देखो इसमें शब्द क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बताएं जल्दी, सर आ गए हैं, लिखो जबलपुर, खमरिया जबलपुर,
मैं आपको मतलब का बता देता हूं, ये एग्जाम में बिल्कुल रिपीट हो सकता है। एक और लिख लो, कपास अनुसंधान केंद्र। कपास अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, बोले जल्दी। सर स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। अब एक और आता है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय स्तर का कृषि रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, कृषि रिसर्च केंद्र। यह ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय कृषि रिसर्च केंद्र ये कहां पर है, तो लिख लो ये है अमलाहा सीहोर में। ये भी है नहीं, बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो लिख लो अमलाहा सीहोर। ये 4-5 ऐसे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अब नेक्स्ट लिख लो, एक और इंपॉर्टेंट है, लिखो मध्य प्रदेश एवं भारत की पहली जैविक इकाई। मध्य प्रदेश एवं भारत की पहली जैविक खेती इकाई, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर है ये, इंदौर। अब ये थोड़े मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर करा लिए, बाकी छोटे मोटे बच्चे हैं वो आप अपने नोट्स में से कर लेना। अब सर आ गए हैं, बाकी का अपन पढ़ाई कंटिन्यू कल करेंगे, ठीक है ना।